प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 6 के गणित विषय के पाठ दशमलव के बारे में जानेंगे। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं दशमलव के संबंध में। दशमलव क्या है, दशमलव क्या होता है, इसे आज हम लोग समझेंगे। जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं, भिन्न संख्याएं आप अगर देखेंगे, अगर हम लिखते हैं 5/2, 3/2, ये सारी संख्याएं भिन्न संख्याएं बोलते हैं हम इसे, भिन्न संख्याएं। जब हम भिन्न संख्याओं को के हर को 10 के 10 भाग में देखते हैं, जैसे अगर हम 5/10 लेते हैं तो ये 5/10 10वें भाग 10 किसी चीज़ के बराबर 10 टुकड़े किए गए और उससे 5 टुकड़े लिए तो ये 5/10 हुआ। तो ये भी एक भिन्न है, लेकिन दशमलव जब हम लोग बात करते हैं तो दशमलव एक भिन्न जिसके हर 10 हो उसको लिखने का एक तरीका है। एक बार हम इस चित्र को देखते हैं। ये अगर एक इकाई है जिसे हम एक इकाई बोल रहे हैं और इसके 10 टुकड़े अगर करेंगे तो हमको इस तरह से 10 टुकड़े मिलेंगे और उसे 1/10 के रूप में, क्योंकि वो 10 भाग का 1 भाग होगा। अगर पुनः हम उसे फिर से 100 टुकड़ों में बांट देंगे तो इस तरह का हमको ये छोटा छोटा 100 टुकड़े मिलेंगे और वो 100 टुकड़ों का ये एक टुकड़ा है, इसीलिए हम उसे शतांश बोलते हैं। और 10 टुकड़े में एक टुकड़ा है, उसे दशांश बोलते हैं और ये एक इकाई है। तो इकाई, दशांश और शतांश, तो 1/10 और 1/100 दशमलव क्या है, इसी चीज़ को एक लिखने का तरीका है। अगर हम 5/10 लिखे हैं तो हम उसे लिखेंगे 0.5। तो इस तरह से बच्चों दशमलव लिखने के लिए हमें एक बिंदु लगाना पड़ता है और 1/10 को हम लोग 0.1 के रूप में लिखेंगे और 1/100 को हम लोग 0.01 लिखते हैं। जैसे जैसे संख्याएं दशमलव से दूर होती जाती है वो संख्या उतनी छोटी होती जाती है। अगर हम इसी चीज़ को 1000 टुकड़े में करें, जिसे हम सहस्त्रांश बोलते हैं, तो हम इसे 0.001 करना होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से हम दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान देखते हैं। इस तरह से बच्चों हमने देखा कि दशमलव क्या होता है। दशमलव जिस भिन्न में हर 10 हो उसे दशमलव के रूप में लिखा जाता है। तो दशमलव के रूप में जब हम उसे लिखते हैं 1/10, दशमलव एक लिखने का तरीका है 0.1, 2/10 0.2। अब हम इस दशमलव की संख्या का स्थानीय मान के टेबल पे अगर हम देखना चाहें कि क्या होता है, अगर हम एक संख्या ले रहे हैं 23.75। दशमलव संख्याओं को पढ़ने का एक तरीका है, हम लोग 23 दशमलव के बाद वाली संख्या को हम एक एक अंक पढ़ते हैं। 23.75, तो 23.75 में 2 का स्थान क्या है, 2 का स्थान है, दहाई का स्थान है, तो ये 2 हो गया। और 3 इकाई के स्थान पर है तो इकाई के स्थान पे 3 होगा। और 0.7 ये दशांश है, ये 7 हो जाएगा। और 0.5 23.75 है तो 5 शतांश के स्थान पर है। इस तरह से स्थानीय मान के हिसाब से अगर हम संख्या को देखें, दशमलव संख्या को, तो 23.75 को हम इस तरह से निरूपित कर सकते हैं। उसी तरह से 3.05 में दहाई का स्थान में कुछ नहीं है तो हम इसे 0 लिखेंगे। इकाई के स्थान पे 3 है
दशांश यहाँ पे कुछ नहीं है, शून्य है, और शतांश के स्थान पर 5 है। इसी का एक प्रसारित रूप अगर हम लिखना चाहें 23.75, हम इसे लिखेंगे 23 के लिए 20 प्लस 3 प्लस 7.7 है, ये 7/10 हो जाएगा, और 0.75 है, ये हो जाएगा 5/100। तो ये देख रहे हो, ये दशमलव संख्या का विस्तारित रूप है। इसी तरह से दूसरी वाली संख्या को अगर हम लोग देखें 3.05, तो ये 3 इकाई है, दशांश इसका 0 है, और ये शतांश है। तो दशमलव संख्याओं को हम इस तरह से विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। बच्चों, संख्या रेखा पर भी हम दशमलव संख्याओं को कैसे दिखा सकते हैं? जिस तरह से हम जानते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या को हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं, उसी तरह से दशमलव संख्याओं को भी हम संख्या रेखा पर किस तरह से हम उसे दिखा सकते हैं। अगर हम इस संख्या को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपने देखा होगा कि किसी तरह से स्केल में, सेंटीमीटर में 10 भाग बटे होते हैं। तो 0 से लेके 1 को अगर 10 भाग में बांटा जाएगा तो हर एक भाग का मान क्या होगा? 1/10, अर्थात इसका एक भाग का मान 0.1 के बराबर है। तो अगर हमें दिखाना है संख्या रेखा पर, हम चाहते हैं दिखाना 0.7 संख्या रेखा पर कहाँ होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7, ये स्थान 0.7 का है। इसी तरह से 0.9, 0.9, ये इसका स्थान ये है। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं कि 1 आने से पहले 0.9 है। कई बार हमको कन्फ्यूजन होता है, नहीं जान पाते हैं आप लोग कि 0.9 और 1 में कौन बड़ा है। अगर आप इसे ऐसे देखेंगे कि ये तो 9 है तो ये बड़ा होगा, ये तो 1 है, ये छोटा है, लेकिन 0.9 बच्चों ये 0.9 है और ये 1 है, मतलब ये 1 से कम है। अभी ये 1 बड़ा होगा और 0.9 छोटा होगा। तो आइए हम देखते हैं कि संख्याओं में हम तुलना कैसे करते हैं। देखेंगे हम लोग कि 0.01 और 0.1 में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? संख्याओं की तुलना करना, दशमलव संख्याओं की तुलना। अब इसमें हम देखेंगे कि ये दोनों में 1 है और ये जो स्थान है 0.01 और ये है 0.1। अगर इन दोनों संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो हम इसे लिखेंगे, ये 0.01 है, मतलब दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद 1 है, तो ये 1/100 हम इसे लिख देंगे, और ये हो गया 1/10। हम इन दोनों की तुलना तब तक नहीं कर सकते जब तक दोनों का हर बराबर ना हो। तो ये 1/100 है और 1/10 को अगर हम तुल्य भिन्न में बदलना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 10/100, मतलब जो 10 में 1 है तो हम उसे 100। अब ये दोनों संख्याओं के हर बराबर हो गए। अब हम इसमें देख के बता सकते हैं कि 1/100 है ये, और ये है 10/100। तो अगर किसी चीज़ के 100 टुकड़े किए जाए और 1 टुकड़ा दिया जाए और उसी चीज़ के 100 टुकड़े करके 10 टुकड़ा आपको दिया जाए तो कौन बड़ा होगा? 10 वाला। तो इसीलिए ये बड़ा है और इसीलिए ये बड़ा है। तो इस तरह से हमें दशमलव संख्याओं की तुलना करना भी आना चाहिए, और संख्याओं को उनके दशमलव के स्थान के रूप में हम देखेंगे। 0.07 है और 0.3 है, तो इन दोनों में कौन बड़ा है? ये आपको 7/100 है और ये है 3/10।
हम इस 3/10 को फिर से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30/100। अब हम देखेंगे ये 7/100 है, ये 30/100 है, तो 100 में 30 भाग है, इसीलिए बड़ी संख्या ये है। तो 0.3 बड़ी संख्या होगी 0.07 से। तो इस तरह से संख्या जितनी दशमलव से दूर होती जाती है वो उतनी भाग में 100, ये यहाँ पे जब दशमलव शून्य है तो ये 10वां हिस्सा है, ये 100वां हिस्सा है। तो अगर ये 7 भी है तो भी ये छोटा है, क्योंकि इसका स्थान 100वें हिस्से वाले पे है, शतांश वाले स्थान पे है, और ये दशांश वाले स्थान पे है। तो इस तरह से हम भिन्न संख्याओं की तुलना भी कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे एक चार्ट दिखा रहे हैं दशमलव के अभ्यास के लिए, आप लोगों के लिए, कि यहाँ पे जैसा कि अभी हमने देखा कि ये पीली वाली जो वर्ग है इसे अगर हम लोग 1 बोल रहे हैं, ये हरी वाली जो है ये 1/10 को निरूपित करती है, और ये छोटी लाल वाली जो वर्ग है वो 1/100 को निरूपित कर रही है। तो अगर 2 वर्ग दिया हुआ है और इसको कैसे लिखेंगे, 2 और ये क्या है, 10वें हिस्से का 2 भाग है, इसीलिए 2/10 है, और ये 100वें हिस्से का 3 भाग है, इसीलिए 3/100 है। तो अगर हम इसे लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 2.23। इस तरह से अगर 3 दिया हुआ है यहाँ पे इकाई, 3 इकाई है ये, तो 3 हो गए, और ये 2 है तो ये 2 हो गए, 2/10, और 1 2 3 4 5 है तो ये हो गया 5/100। तो इस तरह से हम इस संख्या को दशमलव के रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो 3.25 लिख सकते हैं। इस तरह से 3 वर्ग है यहाँ पे, 3, ये हो गया 3/10, और ये 2/100। तो इसे क्या लिखेंगे, 3.32। चित्र में आप इसे देख पाएंगे कि कैसे 0.3 और 0.07 हम अगर इसकी तुलना भी करना चाहते हैं कि कौन बड़ा है 0.3 या 0.07 में, तो आप चित्र देख के इसे समझ सकते हैं कि ये एक पूरी एक इकाई है जिसके 100 टुकड़े किए गए हैं, और ये 3 जो भाग लिया गया है ये 10 भाग के 3 भाग हैं, तो ये 3/10 हो गया, और इसे हम लोग 0.3 लिख रहे हैं। और ये 100 भाग का 7 भाग है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 100 टुकड़े वाले का ये 7 टुकड़ा है, इसीलिए हम इसे लिखते हैं 7/100, और हम इसे दिखाएंगे 0.07। तो इस तरह से ये दोनों में आप देख के पता कर सकते हैं कि कौन वाली आपको अधिक लग रही है। ये 0.3 है, ये संख्या 3 है, ये 0.07 है। आपको लगेगा कि 7 तो बड़ी संख्या है, 3 तो छोटी संख्या है, तो ये कम होनी चाहिए, लेकिन आप इसमें तुलना कर सकते हैं देख के कि कौन सी आपको बड़ी संख्या दिख रही है। तो आप इसमें देखेंगे कि ये 0.3 बड़ी होगी 0.07 से। तो इस तरह से हम दशमलव संख्याओं की तुलना आसानी से कर सकते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे कि दशमलव संख्या का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आपने देखा होगा कि कई बार रुपये पैसे में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और दशमलव का इस्तेमाल मीटर सेंटीमीटर में, दशमलव का इस्तेमाल किलोग्राम ग्राम में भी होता है। तो दशमलव को अगर हम सही से समझेंगे तो हम रुपये पैसे, किलोग्राम ग्राम, मीटर सेंटीमीटर को भी दशमलव में अंकित कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है, 100 पैसा होता है। अगर हम ऐसे आपसे पूछें कि 1 पैसा में कितने रुपया होगा, अब 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 1 पैसा में कितना रुपया होगा, तो 1 पैसा क्या हुआ, ये 100 पैसा में से ही 1 लिया गया है, तो ये 1 पैसा जो हो गया वो 1/100 रुपया हो गया। मतलब अगर अब हम इसे दशमलव में बदलना चाहें तो हम इसे लिखेंगे 0.01, क्योंकि ये शतांश है, 100 से
हो रहा है तो ये दशांश और ये 1 का स्थान शतांश का होगा और हम इसे रुपया में लिख सकते हैं 0.01। तो अगर कहीं पे लिखा है 75 पैसा और हम इसको रुपया में बदलना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा 75/100 रुपया, मतलब ये 0.75 रुपये। तो इसी तरह से बच्चों जब हम लिखते हैं कहीं पे 5.25, इसका क्या मतलब होता है ये हमें अब समझ सकना चाहिए। यही वो दशमलव है, जब हम दशमलव के इधर ये पूर्ण संख्या हो गई और दशमलव के जो बाद वाली संख्याएं हैं वो हिस्सा है, ये 10 का हिस्सा है, ये 100 का हिस्सा है, तो ये हो गया 5 रुपये, रुपये 5 और 0.25 है तो ये क्या हो गया 25 पैसा। इस तरह से इसका इस्तेमाल रुपये पैसे में हमने देखा। यही दशमलव आपको आप देखेंगे लंबाई के मात्रक में भी इसका इस्तेमाल होता है। लंबाई जब हम नापते हैं तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। फिर से ये अगर हम पूछे कि 1 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया 1/100 और हम इसे लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर कहीं पे लिखा है 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 65 इतना 65 65/100 ये इतना मीटर हो गया 0.65 मीटर। ये मीटर होगा, ठीक है। इसी तरह से दशमलव संख्याओं का इस्तेमाल भार के मापने में भी होता है। भार हमें पता है हम लोग किलोग्राम में नापते हैं और 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है बच्चों 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब फिर से हम इसे अगर ऐसे करें कि 1 ग्राम क्या हो गया ये 1000 ग्राम का एक हिस्सा है, इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं 0.001 किलोग्राम। तो अगर 325 ग्राम को हम क्या लिखेंगे 325/1000, मतलब ये हो गया 0.325 किलोग्राम। तो इस तरह से दशमलव संख्याओं का इस्तेमाल होता है रुपये पैसे में, मीटर सेंटीमीटर में, भार के मापन में, किलोग्राम ग्राम में। तो बाद वाली संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या से छोटी संख्या है तो हम उसे दशमलव के रूप में देखेंगे और उनका निरूपण करते हैं। अब हम दशमलव संख्याओं को जोड़ना भी सीखेंगे कि किस तरह से दशमलव संख्याएं जोड़ी जाती हैं और दशमलव संख्याओं को जोड़ने में भी उनके स्थानीय मान का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं, एक 2.35 और 1.2, इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ना चाहते हैं। 2.35 को चित्र के रूप में हम देख रहे हैं, जैसा कि अभी आपको दिखाया गया था। ये 2.35 में ये 2 पूर्ण इकाई हो गई और ये 3 10वां हिस्से का ये 3 भाग है और ये 5 भाग है 100वें हिस्से का 2.35 के लिए, और 1.2 के लिए ये एक पूर्ण है 1 और 2 है ये 10वें हिस्से का 2 भाग है। तो अगर हम इसको जोड़ करेंगे तो हमेशा जो जिस इकाई का होगा उसका स्थानीय मान जो होगा वो उसी में जुड़ेगा। तो ये शतांश का भाग है, इसके यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हमने
कुछ नहीं डाला है। तो ये क्या हो गया, 3 और 2 5 हो गए, और ये 2 और 1 3, तो इसका योग क्या आ गया, 3.55। तो इस तरह से हम संख्याओं को जोड़ने में ध्यान रखेंगे। ये इकाई, दहाई, दहाई, इकाई, शतांश, दशांश और शतांश। जैसा कि आपको पता है, शतांश मतलब 1/100, दशांश मतलब 1/10, इकाई 1 और दहाई 10। ये दशमलव संख्या का जो स्थानीय मान है, तो हमेशा अगर हमें दो संख्याओं को जोड़ना है, मान लीजिए हम जोड़ना चाहते हैं 23.52 को और 4.3 को, ये दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो 23.52 में फिर से हम उसे अगर व्यवस्थित करके देखेंगे तो इसका स्थान और 4.35, तो 4 इकाई है, 4.3 और यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 0 हो गया। अब हम इसको जोड़ के देखेंगे तो ये हो गया 2 और ये 5 और 3 8 और 4 और 3 7, तो 7 इकाई 8 दशांश में और 2 शतांश में। इसको हम लोग इसीलिए इस तरह से दिखाते हैं। कई बार बच्चे गलती करते हैं 23.52 और जैसा कि बिना दशमलव वाली संख्या में करते आप इसे ऐसे लिख के जोड़ देते हैं। ये दशमलव का जो स्थान है, इसके स्थान के बाद 0.3 का स्थान है और ये इकाई का स्थान है। तो ये जब भी लिखा जाएगा, इकाई के नीचे इकाई लिखा जाएगा और इस तरह से हम इसे जोड़ेंगे। बच्चों, जिस तरह से हमने योग किया दशमलव संख्याओं का, हमें दशमलव संख्याओं का घटाव भी देखना है कि किस तरह से दो दशमलव संख्याओं को हम लोग घटाते हैं। दशमलव संख्याओं को उसके स्थानीय मान के हिसाब से हम रखेंगे। सबसे पहले जैसे प्रश्न है 4.08 में से 0.98 को घटाइए, तो 4.08 में स्थानीय मान के हिसाब से हम देखेंगे तो 4 इकाई के स्थान पर है, दशांश 0 है और शतांश 8 है। उसी तरह से 0.98, तो 0.98 में इकाई कुछ भी नहीं है और दशांश के स्थान पर 9 है और शतांश के स्थान पर 8 है। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे, तो 8 में से 8 अगर हम लोग घटाएंगे ये 0 आएगा और यहाँ पे 0 है। 10वें हिस्से का जो एक हिस्सा है वो 0 है यहाँ पे, तो 0 में से 9 कैसे घटाएंगे? तो इसमें से जब हम लोग करेंगे 4 इकाई, जैसे कि हम लोग नॉर्मल घटाने में हासिल लेते हैं ना, 408 में से अगर हमको 98 घटाना हो तो कैसे घटाते हैं? तो ये 0 है और इसके स्थान पर ये 10, जब हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा करते हैं तो ये इसी तरह से 10 इधर से, तो ये 3 हो जाता है और ये 10 में से हम लोग 9 घटा के 1 कर देते हैं और ये 3 बच जाता है। ठीक इसी तरह से इसमें भी हम लोग करेंगे। ये इधर से 10 जब इसमें जाएगा तो ये 3 हो गया और ये 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा और ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0, 1 और 3.1, जो 10 हम देखेंगे यहाँ पे 3 इकाई हो गई, दशांश में 1 है और शतांश में 0 है।
बच्चों यहाँ पे कुछ प्रश्न हमें आता है। इस तरह से हम भिन्न संख्या को दशमलव में बदलना, हमने भिन्न से ही दशमलव को प्राप्त किया है। तो 3/10 है, तो इसे तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि 10 भाग में बांटा गया और उससे 3 भाग लिया गया, तो ये 0.3 हो गया। अगर ये 15/10 है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 और 5, और चूँकि ये हर में जो 10 है ये दोनों हो गया, तो 10 का 10 ये पूर्ण भाग हो गया, तो ये 1 हो गया, और ये हमारा 5/10 है, हम इसे लिख सकते हैं 0.5। तो इस पूरे संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? 1.5। तो हमें ये देख के पता चल रहा है कि नीचे अगर हमारा 10 है, 1 0 है, तो हम एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव दे देते हैं। दूसरा देखते हैं, अगर 127/100 है और हमें इसे दशमलव में बदलना है, तो 127 को अगर हम इसके स्थान के हिसाब से देखें तो 120 और 7, और सबके नीचे 100 है, तो ये 100, 20/100 और ये 7/100। अब अगर हम अलग अलग बदल के देखें तो 100 में 100 ये 1 के बराबर हो गया, और ये 20/100 है, मतलब अगर हम इसे ऐसे देखें तो ये 20 2/10, 10 दाहिए 100 और 10 दूनी 20, और ये 7/100। तो इस तरह से जब हम इसे बदलेंगे तो ये इसका मान क्या हो जाएगा? 0.2, और इसका मान है 0.07। मतलब हम इस पूरी संख्या को लिख सकते हैं 1.27। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि 2 शून्य नीचे है, तो हम 2 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव लगा आ रहा है। तो इस तरह से कोई भी संख्या आपको दी गई हो तो अब आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसी कोई संख्या है 1275/100, तो हम इसे नीचे 2 0 है, हम इधर से 2 अंक गिनेंगे, 1 2 और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ये दशमलव 12.75 में बदल जाएगा। इसी तरह से दशमलव जो संख्याएं हैं उनको भिन्न में बदलना, 0.7 है तो हम इसे 7/10 लिख सकते हैं। 3.2 है तो ये 32/10 हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, जैसा कि यहाँ हमने देखा दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम इसे लिखेंगे 1/100। इसे हम और जो अगर इसे न्यूनतम रूप में लिखने का प्रश्न भी है आपके किताब में, हम इसे जो दोनों संख्या, ये तब तक न्यूनतम रूप में नहीं आएगा जब तक दोनों के बीच में जो अभाज्य गुणन खंड है जो वो 1 हो। 32 को हम 16/5, 2 से अगर हम इसे भागा दे दे, 32 में 2 से और 10 में भी 2 से, तो 16/5 हो। ये अब और न्यूनतम नहीं हो सकता, तो ये न्यूनतम भिन्न में बदल गया। इसी तरह से हम इसे भी न्यूनतम भिन्न में ला सकते हैं। हम इसे 5 से भागा देंगे और 100 को भी 5 से भागा देंगे। 5 तिया 15 और 5 पचे 25, 35 हो गया, और ये 20। ये अभी भी देख रहे हैं कि और आपको न्यूनतम भिन्न में हो सकता है, तो हम इसे 7 और 5 चौका 20, तो 7/4 जो है ये 1.75 के बराबर है। इसी तरह से 372/100 हम इसे और न्यूनतम में बदल सकते हैं। 372/2, क्योंकि 2 जो ऐसी संख्या है जो 372 में भी भाग लग जाएगा और 100 में भी। जब हम इसे भाग देंगे, 2 एका 2, 2 अठे 16 और 2 छक 12, और ये हो गया 2 पचे 10, और ये इस तरह से हम इसे छोटा करते जाएंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें न्यूनतम प्राप्त न हो जाए। इसी को हम लोग
काट के भी करते हैं, वही काटना मतलब भाग देना। 2 9 18, 2 तिया 6 और 50 में जब 2 से भाग देंगे 25। अब ये किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए ये न्यूनतम रूप में है। तो इस तरह से बच्चों आज की इस कक्षा में हमने देखा दशमलव के बारे में। हमने जाना कि दशमलव जिस भिन्न का हर 10 होता है उसे हम दशमलव के रूप में कैसे लिख सकते हैं, और दशमलव एक लिखने का तरीका है भिन्न संख्याओं को जब हर 10 वाले भिन्न में होता है। और हमने देखा कि किस तरह से हम भिन्नों की तुलना कर सकते हैं, एक दूसरे में छोटा बड़ा दशमलव संख्याओं में कैसे कर सकते हैं। हमने देखा कि कैसे हम भिन्न संख्याओं को जोड़ते हैं, भिन्न संख्याओं को दशमलव के रूप में कैसे लिखते हैं, दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं। हमने ये भी देखा कि दशमलव संख्याओं का प्रयोग दैनिक जीवन में किस तरह से हम करते हैं। रुपये पैसे के लिखने के रूप में हम दशमलव का इस्तेमाल करते हैं। मीटर सेंटीमीटर में जब हमें लिखना होता है तब हम दशमलव का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से अनेक उदाहरण हैं जहाँ की दशमलव संख्याएं आती है, और दशमलव आने के बाद संख्याओं को हम लिखना और संख्याओं का दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाव ये सब हमने आज सीखा। बच्चों आशा है आप सभी इन चीज़ों को समझे होंगे और इनको अभ्यास करेंगे। आपके 6 क्लास के किताब में दिए गए प्रश्नों को आप इस वीडियो को देखने के बाद हल कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। थैंक यू, धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800-5728-585 पर संपर्क कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 9 के मैथ्स के चैप्टर बहुपद के दूसरे भाग से करेंगे और साथ साथ इस पर आधारित कुछ रोचक प्रश्न उत्तर भी करेंगे। इसके बाद कक्षा 11 के गणित विषय के अध्याय संबंध एवं फलन को शुरू करेंगे और इसके पहले भाग को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ बहुपद का भाग 2 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा बहुपद के बारे में, बहुपद के वर्गीकरण के बारे में और बहुपद के घात के बारे में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। बहुपद के शून्य के बारे में जानने से पहले हम बहुपद का मान के बारे में जानेंगे। जब हम हमारे बहुपद में x के मान को सर्वत्र x के स्थान पर प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें हमारे बहुपद का मान मिल जाएगा। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया 3x जो कि बराबर है 5 गुणे x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा 3x घटा 2। हमें हमारे बहुपद का मान ज्ञात करना है x बराबर 1 पर, यानी कि अब जहाँ जहाँ हमारे बहुपद में x है वहाँ वहाँ हम 1 प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि हमें मिल जाएगा 3a बराबर 5 गुणे 1 की घात 3 घटा 2 गुणे 1 की घात 2 जमा
3 गुणे 1 घटा 2, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 5 घटा 2 जमा 3 घटा 2 यानी कि 4। यानी हमारे बहुपद px बराबर 5 गुणे x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा 3 गुणे x घटा 2 का मान x बराबर 1 पर 4 है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है px बराबर 5 गुणे x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा 3 गुणे x घटा 2। अब हमें हमारे बहुपद का मान x बराबर 0 पर प्राप्त करना है। यानी कि जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ वहाँ हम 0 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा p 0 बराबर 5 गुणे 0 की घात 3 घटा 2 गुणे 0 की घात 2 जमा 3 गुणे 0 घटा 2, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 0 घटा 0 जमा 0 घटा 2 यानी कि घटा 2। यानी कि हमारे बहुपद का मान x बराबर 0 पर घटा 2 है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है px जो कि बराबर है x घटा 1 के। हमें हमारे बहुपद का मान x बराबर 1 पर प्राप्त करना है। यानी कि जहाँ जहाँ हमारे बहुपद में x है वहाँ हम 1 प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा p1 बराबर 1 घटा 1 यानी कि 0। हमें p1 बराबर 0 मिला है। क्योंकि p1 बराबर 0 है इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 बहुपद px का शून्यक है। आइए जानते हैं कि बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं। x का वह वास्तविक मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो जाता है उसे हम बहुपद के शून्यक कहते हैं। जैसा कि आपने पिछले उदाहरण में देखा था, हमें p1 बराबर 0 मिला था, इसलिए 1 हमारे बहुपद px का एक शून्यक था। अब हम रैखिक बहुपद के शून्यक ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि px बराबर ax जमा b, जहाँ पर a हमारा 0 के बराबर नहीं है, एक रैखिक बहुपद है। अब हमें px का शून्यक ज्ञात करना है। यह हम कैसे कर सकते हैं? px का शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें बहुपद समीकरण px बराबर 0 को हल करना पड़ेगा। अब px बराबर 0 का अर्थ है ax जमा b बराबर 0, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा ax बराबर घटा b, जिससे हमें x का मान मिलेगा घटा b बटे a और घटा b बटे a ही केवल px बराबर ax प्लस b का शून्य होगा। यानी कि रैखिक बहुपद के शून्य केवल -b बटे a ही होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे एक प्रश्न की तरफ, जिसमें हमें जांच करना है कि घटा 2 और 2 बहुपद x जमा 2 के शून्य हैं या नहीं। मान लेते हैं हम कि हमारा बहुपद px बराबर है x जमा 2 के। अब हम जहां हमारे पास x दिया हुआ है वहां हम 2 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा p2 बराबर 2 जमा 2 यानी कि 4। अब हम p-2 का मान ज्ञात करेंगे, जो कि हमें मिलेगा -2 जमा 2 यानी कि 0। अतः -2 बहुपद px बराबर x जमा 2 का शून्यक है, परंतु 2 बहुपद x जमा 2 का शून्यक नहीं है। चलिए
एक और प्रश्न देखते हैं जिसमें हमें यह सत्यापित करना है कि 2 और 0 बहुपद x की घात 2 घटा 2 गुणे x के शून्यक है। मान लेते हैं हम कि हमारा बहुपद px बराबर है x की घात 2 घटा 2 गुणे x के। अब हम px में सर्वत्र x के स्थान पर 2 प्रतिस्थापित करेंगे जिससे हमें प्राप्त होगा p2 बराबर 2 की घात 2 घटा 2 गुणे 2, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 0। अब हम px में सर्वत्र x के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित करेंगे जिससे हमें प्राप्त होगा p0 बराबर 0 की घात 2 घटा 2 गुणे 0, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 और 0 दोनों ही बहुपद px के शून्यक हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ जिसमें हमें बहुपद px बराबर 2 गुणे x जमा 1 का एक शून्यक ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ है कि बहुपद px बराबर है 2x जमा 1 के। शून्यक को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले बहुपद समीकरण px बराबर 0 को हल करना होगा, जिससे हमें मिल जाएगा 2x जमा 1 बराबर 0, जिससे हमें x का मान मिल जाएगा घटा 1/2, यानी कि घटा 1/2 बहुपद px का शून्यक है। आज के इस वीडियो में हमने सीखा बहुपद के शून्यक। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संबंध एवं फलन जो कक्षा 11वीं का चैप्टर 2 है उसकी पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में रिलेशन एंड फंक्शन भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम समुच्चयों का कार्तीय गुणन देखेंगे, जिसको अंग्रेजी में कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स भी कहा जाता है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। मान ले कि एक समुच्चय आदमियों में और एक समुच्चय महिलाओं में बनाया गया है। 2 सेट्स लेते हैं जिसमें आदमियों को और महिलाओं को रखते हैं, एक में राम और श्याम और दूसरे में सीता, गीता और रीता। और अब इन 2 सेटों में हम लोगों को अगर शादी करानी है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम ये लेते हैं, तो ये पूरा एग्जाम्पल समझने के बाद आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये उदाहरण ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पुरुषों और महिलाओं में शादी करानी है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में राम की शादी हम सीता, गीता या रीता से करा सकते हैं। ये 3 पॉसिबिलिटी है। तो उसको इस प्रकार लिखा जा सकता है, राम सीता, राम गीता, राम रीता। इसी प्रकार अगर श्याम के केस में हम लोग चर्चा करें तो इनकी भी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिसको इस प्रकार लिख सकते हैं, राम श्याम सीता, श्याम गीता, श्याम रीता। अब ये देखने के बाद हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है, वो ये है कि जो समुच्चयों का कार्तीय गुणन है, ये 2 समुच्चयों, 2 सेट्स का प्रोडक्ट होता है, उसका उत्पाद होता है। और इसमें अगर इसको परिभाषित करें कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स को, समुच्चयों के कार्तीय गुणन को, तो ये 2 सेट्स P और Q का कार्तीय गुणन
इस प्रकार होता है जहां फर्स्ट एलिमेंट पी से आता है और सेकंड एलिमेंट क्यू से आता है। जो प्रथम घटक है, जो प्रोडक्ट जो हम लोगों को सेट मिलेगा पी इंटू क्यू करने के बाद, उसका जो प्रथम घटक है वो पी से आता है और द्वितीय घटक क्यू से आता है। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, राम सीता राम गीता या श्याम सीता श्याम गीता, पहला जो राम और श्याम था वो पुरुषों के सेट से आ रहा था और दूसरा जो एलिमेंट था सीता गीता रीता वाला वो महिलाओं के सेट से आ रहा था। तो ये समझना आपको आसान होगा कि अगर P और Q का कार्तीय गुणन किया जाए तो उसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो P से आएगा और सेकंड एलिमेंट जो है वो Q से आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतः P क्रॉस Q, P इंटू Q एक ऐसा सेट देगा PQ जिसमें जो स्मॉल p है वो जो P सेट लिया है हमने उससे आएगा और जो स्मॉल q है वो बड़े वाले सेट से आएगा Q। ये समझना आसान होगा। इस तरीके से हम लोगों ने तो P क्रॉस Q इज इक्वल टू स्मॉल p q वेयर P बिलोंग्स टू कैपिटल P, Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स करें, समुच्चयों का कार्तीय गुणन करें तो हमें स्मॉल p स्मॉल q मिलेगा, जहां स्मॉल p बड़े वाले p के एलिमेंट से आएगा और स्मॉल q बड़े वाले q के एलिमेंट से आएगा। अगर ये हमें लिखना आ गया है तो हमें बाकी सारे एग्जाम्पल्स कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स के समझना बेहद आसान हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। कार्तीय गुणन के लिए ध्यान देने योग्य बिंदु, ये परीक्षा की दृष्टिकोण से भी बेहद जरूरी है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। दो कृत्रिम युग्म समान होते हैं यदि संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो। दोस्तों, हम लोग जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिल रहा है उसमें कृत्रिम युगों को समान हम तब कहेंगे जब फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो और सेकंड एलिमेंट के बराबर हो। उदाहरण से आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, जैसे 2, 3 और 2, 4 एग्जाम्पल लिया है हमने, और अगर इसी युग में 3, 2 और 2, 4 लिया जाए तो प्रश्न ये उठता है कि अगर हम लोग पहला देखें 2, 3 और नीचे वाला देखें 3, 2, क्या इसको हम समान बोलेंगे? इसको हम समान नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रथम घटक में ऊपर वाले में 2 है और नीचे वाले में 3 है और दूसरे वाले में 3 है और नीचे वाले में 2 है। ये दोनों समान नहीं है, इन दोनों को समान नहीं कहेंगे। वहीं दूसरा एग्जाम्पल देखें अगर, तो पहले में 2 है, नीचे वाले में भी 2 है पहला घटक, और द्वितीय घटक को देखें तो दूसरे वाले में भी 4 है और नीचे वाले में भी 4 है। तो ये दोनों समान होंगे, इसको हम समान कहेंगे। आइए कीर्तीय गुणन के लिए ध्यान देने योग्य बिंदुओं में कुछ और भी पॉइंट्स देखते हैं। अब अगर ए सेट है हमारे पास और उसको 3 बार गुना किया जाए, ए गुने ए, तो उसमें अगर ए बी सी जो हमें मिलेगा वो तीनों कैपिटल ए जो ए सेट है उसके एलिमेंट्स के बराबर होगा। यहां ए बी सी एक क्रमित त्रिक कहलाता है, जिसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा ध्यान रखना जरूरी है। अब दूसरे बिंदु को और देखते हैं कि अगर सेट ए को अपरिमित समुच्चय से हम लोग अगर उसका प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें अपरिमित समुच्चय ही मिलता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सेट ए को इनफाइनाइट सेट से गुना किया जाए तो हमें इनफाइनाइट सेट मिलेगा। वैसे ही दूसरे बिंदु पे जाते हैं कि अगर किसी एलिमेंट ए और बी के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो उसका गुणन ए सेट के उस नंबर का गुना बी सेट के उस नंबर का गुणन होता है। वो एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। अगर m 2 है, w 3 है, तो अगर हम लोग n
m गुने w करें तो 2 गुने 3 इक्वल टू 6 मिल जाएगा हम लोगों को। ये ध्यान रखना है इसमें कि ये सेट के एक एलिमेंट का गुणन दिखा रहा है दूसरे सेट के एक एलिमेंट के गुणन से। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, जहां 2 गुने 3 6 मिल जाता है हमें, है ना। तो जैसे n a का nth एलिमेंट की बात हो रही है, तो वो हम लोग वही वैसे ही n का b एलिमेंट के nth एलिमेंट की बात हो रही है, तो वो हम लोगों को 6 मिल जाता है। अब कुछ उदाहरण बनाते हैं, जितनी बिंदुओं को हमने देखा वो उदाहरण बनाते हैं। जैसे हमने ये देखा था कि दो समुच्चयों को बराबर हम लोग तब बोलते हैं जब उसके हर एलिमेंट, प्रथम घटक भी बराबर हो और दूसरे घटक भी बराबर हो, और उसी पे आधारित ये उदाहरण है। x+1 y-2 ये 3/1 के बराबर है, तो इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। इसमें बहुत आसान है, आप सबको पता है कि प्रथम घटक के दूसरे से बराबर होगा, द्वितीय घटक दूसरे द्वितीय घटक के बराबर होगा। तो आइए बराबर कर देते हैं और देखते हैं कि कैसे निकलेगा इसका मान। तो x+1 = 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 - 1, 1 इधर जाएगा, माइनस बन जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार y-2 = 1 है, तो इसमें हम लोग -2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, तो y = 3। तो x = 2 हो जाएगा, y = 3 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें यदि P एक सेट है जिसमें A, B, C एलिमेंट हैं और Q एक दूसरा सेट है जिसमें R एलिमेंट है, तो ज्ञात कीजिए कि P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा और Q और P का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, कार्तीय गुणन क्या होंगे। तो आइए सबसे पहले P गुने Q का हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे आपको राम और श्याम और सीता, गीता, रीता वाले उदाहरण को ध्यान कीजिए। आपने क्या किया था, श्याम के साथ सारे एलिमेंट को लिख दिया था दूसरे के, और फिर सीधे राम के साथ भी वही किया था। तो यहां भी यही करेंगे, A के साथ R को लिख देंगे, ठीक है। वैसे ही ठीक B के साथ R को लिख देंगे, C के साथ R को लिख देंगे, और यहां पे हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाएगा। ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें P और Q के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो पहला एलिमेंट P का आएगा, ना कि Q का। ये बेहद जरूरी है, ये अमूमन बच्चों से गलतियां होती हैं, ये गलतियां हमें नहीं करनी है। वहीं अगर Q गुने P की बात करें, तो अब Q में क्या है, पहला एलिमेंट R है, तो उसके अनुरूप हम लोग उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जैसे अगर R की बात करें हम, तो R A के साथ सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर B के साथ पहले लिखा जाएगा, फिर C के साथ लिखा जाएगा, और इस तरीके से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल करके आ जाएगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो P गुने Q किया हमने और Q गुने P किया, ये दोनों जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने किया, आमतौर पर अगर गणित की भाषा में देखें 2 गुने 3 = 3 गुने 2 होता है, मगर यहां ये दोनों इक्वल नहीं है। P क्रॉस Q और Q क्रॉस P समान नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन ऑफ P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। आशा है इस बात को आप समझे होंगे और परीक्षा में विशेष तौर पे इसका ध्यान रखेंगे। ये भी कि P के अगर P गुने Q हो रहा है तो P का एलिमेंट पहले आएगा, Q का एलिमेंट बाद में आएगा, और साथ में P क्रॉस Q जरूरी नहीं है कि Q क्रॉस P के बराबर हो। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और उदाहरण बनाते हैं। मान लीजिए कि सेट A का एलिमेंट 1 2 3 है, सेट B का एलिमेंट 3 4 है, और सेट C का एलिमेंट 4 5 6 है। तो ज्ञात कीजिए कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C का वैल्यू क्या होगा। तो यहां हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट तो निकालना है,
मगर उससे पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना है। बी सेट बी में और सेट सी में कॉमन एलिमेंट क्या है वो निकालने के बाद हम जाके कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा कि बी और सी का इंटरसेक्शन क्या है, बी और सी में कॉमन एलिमेंट क्या क्या है। तो ध्यान दीजिए, बी में क्या है 3 और 4, सी में क्या है 4 5 6, तो दोनों में क्या है जो कॉमन है वो है 4, है ना। तो बी और सी का इंटरसेक्शन सेट क्या होगा, सिर्फ उसमें एक एलिमेंट आएगा और वो है 4। अब प्रश्न को दोबारा लिखते हैं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में ए में 1 2 3 आ गया एलिमेंट और बी इंटरसेक्शन सी में 4 है। तो अब इसका गुणन करना बेहद आसान हो गया है। आपको भी पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। इसमें 1 के साथ 4 आएगा, 2 के साथ 4 आएगा, 3 के साथ 4 आएगा और हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो है ना आसान। इसमें भी देखिए ए के एलिमेंट को पहले लिखा गया है क्योंकि ए गुने बी इंटरसेक्शन सी कर रहे हैं हम। तो ऐसा आपको ये उदाहरण भी बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। आइए अब दूसरे उदाहरण को देखते हैं। मान लीजिए कि इस ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, बी सेट में 3 4 एलिमेंट है और सी में 4 5 6 है। अब ज्ञात कीजिए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पहले वाले प्रश्न से अलग प्रश्न है। इसमें हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी करना है। तो पहले ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, फिर ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है और फिर देखना है कि दोनों में कॉमन कौन कौन से सेट हैं, है ना। तो आइए पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो इसमें निकालने का विधि बहुत सिंपल है। ए 1 को 3 4 के साथ लिखेंगे तो 1 3 1 4 आ जाएगा। 2 को 3 4 के साथ लिखेंगे तो 2 3 2 4 आ जाएगा। 3 को 3 4 के साथ लिखेंगे तो 3 3 3 4 आ जाएगा, है ना। अब ए क्रॉस सी लिखते हैं। तो ए क्रॉस सी को लिखने के लिए बेहद आसान है। इसमें भी वही करेंगे। 1 को 4 5 6 के साथ लिखेंगे तो 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6 और 3 4 3 5 3 6 आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा। तो अब ये देखना है कि तो इन दोनों में कॉमन बराबर कौन कौन है, बराबर जो हमारे एलिमेंट्स जो सेट के हैं वो कौन कौन है। तो देखिए 1 4 1 4 दोनों में है, 2 4 2 4 दोनों में है, 3 4 3 4 दोनों में है। तो अगर इसका इंटरसेक्शन निकालें तो हमारा 1 4 2 4 3 4 आएगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आइए हम लोग अब दूसरे उदाहरण पे चलते हैं। यहां देखते हैं कि यदि ए सेट में 5 6 एलिमेंट हैं तो समुच्चय ज्ञात कीजिए ए गुने ए। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की बात हमने जो करी थी, तो ए गुने ए सबसे पहले निकाल लेते हैं। ए गुने ए निकालना आसान है। 5 5 6 के साथ आ जाएगा, 6 5 6 के साथ आ जाएगा, तो ये एलिमेंट आ जाएगा हमारा 5 5 5 6 6 5 6 6। और फिर इसी में हम लोग ए गुने ए को फिर से एक बार ए से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब फिर से हमारे पास इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5। तो 5 गुने 5 5 और 6 के साथ आ जाएगा, 5 कॉमा 6 5 6 के साथ आ जाएगा, 6 कॉमा 5 5 6 के साथ आ जाएगा और 6 कॉमा 6 5 6 के साथ आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं और यही हमारा उत्तर होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर ट्रिपलेट भी निकाल सकते हैं। तो जितनी भी बातें हमने उदाहरण में पढ़ी थी, जितनी भी बिंदुएं हमने नोट करा था कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उस पे आधारित उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। एक और उदाहरण देखते हैं और ये याद रखना भी बेहद जरूरी है। यदि R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो कार्तीय गुणन R क्रॉस R और R क्रॉस R का क्या निरूपित करेंगे। तो ये क्या निरूपित करेगा, R क्रॉस R और R क्रॉस R क्रॉस R। ये देखना बहुत जरूरी है।
देखिए इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमें लिखना बहुत जरूरी है आना, क्योंकि परीक्षाओं में लिखने पर ही अंक मिलेगा हमें। तो ये कुछ इस प्रकार लिखते हैं, आर मतलब रियल नंबर है ना। तो आर क्रॉस आर इस तरीके से होगा कि इसमें जो सेट्स बनेंगे वो एक्स वाई के होंगे, और एक्स भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा और वाई भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। उसको इस प्रकार लिखा जाता है कि आर क्रॉस आर इक्वल टू इट विल गिव अ सेट एक्स वाई, जहां एक्स आर को बिलोंग करेगा और वाई आर को बिलोंग करेगा। ठीक इसी प्रकार आर क्रॉस आर अगर हम लोग करें तो हमें 3 संख्याएं मिलेंगी एक्स वाई जेड, और x भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा, y भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा और z भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से इसको हम निरूपित करते हैं। आइए देखते हैं एक और उदाहरण। कार्तीय गुणन a क्रॉस a में 9 अवयव हैं, 9 एलिमेंट्स हमारे निकल करके आते हैं इसमें, जिसमें -1 0 और 0,1 भी हैं। तो ज्ञात करना है हमें कि a क्रॉस a के शेष एलिमेंट्स क्या होंगे, अवयव क्या होंगे। ठीक है, तो बेहद आसान है। a क्रॉस a में हम लोगों के 9 अवयव हैं, ठीक है, जिसमें 3 क्रॉस 3 हम लोग कर सकते हैं उसमें। तो n a में 3 है, तो एलिमेंट्स जो a में है वो डेफिनेटली 3 होंगे, -1 0 और 1। ठीक है, और इस प्रकार हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू ए। -1 0 और 1 में ही कोई ना कोई एक चीज होगा ये, क्योंकि a क्रॉस a की हैं, दोनों सेम सेट है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा ये देखते हैं दोस्तों। इसमें हमने समुच्चयों का कार्तीय गुणन देखा। आप सभी से अनुरोध है कि एनसीईआरटी का कक्षा 11 का पुस्तक लेकर के और चैप्टर 2 के एग्जाम्पल्स को बनाएं और सवालों को बनाएं इससे रिलेटेड टॉपिक के। और अगले वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो संबंध होगा, रिलेशन होगा, और उसमें हम लोग रिलेशंस के टॉपिक को समझेंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी बनाएंगे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 9 में गणित का अध्याय बहुपद के दूसरे भाग को समझा, और उसके बाद कक्षा 11 में गणित का ही अध्याय संबंध एवं फलन को शुरुआत किया और उसके पहले भाग को समझा। आइए देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, हम कल कक्षा 9 के विज्ञान विषय के अध्याय गति के 5वें भाग को समझेंगे और उस पर आधारित प्रश्न को करेंगे। इसके बाद कक्षा 11 में फिजिक्स के चैप्टर सरल रेखा में गति को शुरू करेंगे और इसके पहले भाग को समझेंगे, साथ साथ इस पर क्विज भी करेंगे।